गुड इवनिंग। मैं सुधीर त्रिपाठी आपको करंट अफेयर्स के जो सवाल टेस्ट पेपर में दिए हुए हैं उस पर थोड़े बहुत डिस्कस करेंगे। और अभी तक आपको थोड़ी टेक्निकलिटी प्रॉब्लम हो रही है, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जब टेस्ट का डिस्कशन हो तो उस समय कोई ऐसी समस्या ना आए। सबसे पहला सवाल ये है कि रिसेंटली द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली has asked the United Kingdom to return an island in the Indian Ocean to Mauritius. Which of the following island in the United Nations General Assembly talking about? इसमें यह पूछा गया है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस देश को यह आदेश दिया गया कि वो मॉरिशस को एक द्वीप वापस कर दे। तो जो आंसर उसका होगा वो होगा चागोस आइसलैंड, जो आपका हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में। आप लोगों का काम क्या है कि आप लोग इसका डायरेक्शन देख लीजिए कि भारत से कैसे ये किस एंगल पर है और कितनी। दूसरा है रीयूनियन आइसलैंड। रीयूनियन आइसलैंड ये ईस्ट ऑफ मेडागास्कर का है और ये है फ्रांस के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? फ्रांस के अंतर्गत है। सिचोरियट आइसलैंड, ये जो आइसलैंड है ये आपका आइसलैंड सेशेल्स जो हिंद महासागर में स्थित है वहां पर है। फिर आपका आया वाइपिन आइसलैंड। ये वाइपिन आइसलैंड जो है इंडिया के केरला में कोच्चि शहर के नजदीक, और यहां पर एक ब्रिज है, वो ब्रिज से कोच्चि से ये जुड़ता है, इसी को हम वाइपिन आइसलैंड कहते हैं। तो हाल ही में ये जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो रेजोल्यूशन पास किया, जो प्रस्ताव पास किया, ये रेजोल्यूशन मानने के लिए यूनाइटेड किंगडम बाउंड नहीं है, क्योंकि नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन है। अर्थात अगर वो नहीं मानेगा तो उस पर ऊपर दबाव नहीं डाला जा सकता। तो इस तरह की ये तो हाल में ही कौन गया? चागोस आइसलैंड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग और टू अबाउट द आर्कटिक काउंसिल। तो आर्कटिक काउंसिल के बारे में क्या सही है? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आर्कटिक काउंसिल है क्या, फिर उसके बाद हम इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें देखते हैं। आर्कटिक काउंसिल एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1996 में ओटावा डिक्लेरेशन के माध्यम से हुआ। और इसमें जो देश हैं उसमें रशिया, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, यूनाइटेड किंगडम तथा कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसके अलावा आइसलैंड। इस काउंसिल में जो सदस्य बनते हैं वो सदस्य तीन माध्यम से इसके सदस्य बन सकते हैं। वो मीडियम है, पहला जो मेंबर हैं अर्थात जो इसके सदस्य हैं, दूसरा ऑब्जर्वर कंट्री होती हैं, और तीसरा जो आपका है वो आपका परमानेंट मेंबर होते हैं। ये परमानेंट का मेंबर का मतलब जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन हुआ, जो ऑर्गेनाइजेशन वहां पर कार्य कर रहा है पर्यावरण से संबंधित, वो इसका मेंबर होगा, या तो कोई इन्वायरमेंटल व्यक्ति राइटर हुआ वो भी उसका परमानेंट मेंबर बन सकता है। ऑब्जर्वर कंट्री का मतलब होता है कि जो मेंबर कंट्री को वोटिंग राइट का अधिकार होता है, लेकिन ऑब्जर्वर कंट्री के पास वोटिंग राइट का अधिकार नहीं होता। तो ऑब्जर्वर इंडिया क्या है? इंडिया जो है ऑब्जर्वर कंट्री है जिसका पहली बार 2013 में क्या किया गया? चुनाव किया गया, और वर्तमान समय में 2019 में भारत को पुनः ऑब्जर्वर के रूप में वो चुन लिया गया। इसके अलावा इसका जो कार्य है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, अर्थात इन्वायरमेंट के जो एस्पेक्ट हैं उसको कैसे सस्टेन करें, कैसे आगे उसको बढ़ाया जा सके, उसको लेकर है। इसमें देखिए ऑप्शन क्या है? इट वॉज एस्टेब्लिश बाई ओटावा डिक्लेरेशन इन 1996, ये आपका ऑप्शन सही है। दूसरा है इंडिया हैज रिसेंटली बिकम इट्स मेंबर, ये ऑप्शन आपका गलत है। तीसरा है द एग्रीमेंट अडॉप्टेड ड्यूरिंग द रिसेंट ओसलो समिट परमिट ओनली साइंटिफिक रिसर्च इन द रीजन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स हैज बीन बैंड। और आर्कटिक काउंसिल का ये काम नहीं है कि वो भी किसी भी कमर्शियल एक्टिविटीज को प्रोहिबिट कर सके, बस वो उसका कार्य ये है कि जो कमर्शियल एक्टिविटी किसी स्थान पर लग रही हैं वो सही रूप से कार्य कर रही है कि नहीं, इससे पर्यावरण को कहीं बहुत ज्यादा लॉस तो नहीं हो रहा है,
अगर उसको लॉस हो रहा है तो बस उसकी वो मॉनिटरिंग करती है, बल्कि किसी कॉमर्शियल एक्टिविटीज को वो प्रॉफिट नहीं कर सकती, उसके अंतर्गत ये पावर नहीं है। फिर अगला है यूनाइटेड किंगडम, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर। ये आपका ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन आपका सही क्या है, 1 और 4, ये आपका बी ऑप्शन है। ये सवाल आपसे पूछा जाता है। और भारत से अगर हम मार्केटिंग काउंसिल से लें तो 2007 में भारत ने एक अपना आर्किटेक्ट में सेंटर बनाया जिसका नाम है हिमाद्री। कौन सा सेंटर है, हिमाद्री। ये सवाल बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन्वायरमेंटल का सबसे अच्छा इशू है ये। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल माइग्रेट स्टॉक 2019 इज पब्लिश्ड बाय। इसमें जो टाइपिंग मिस्टेक हुई है, और टाइपिंग मिस्टेक इसमें UNHRC की जगह DESA होगा, और यही इसका सही आंसर है। इंटरनेशनल माइग्रेट स्टॉक 2009 चर्चा में इसलिए क्यों है, क्योंकि इस रिपोर्ट में भारत का कुछ महत्व है। भारत इस माइग्रेट जो स्टॉक रिपोर्ट आई, इसमें सबसे ज्यादा माइग्रेट भारत में आए। 2015 में जब इसके पहले रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में भारत में जो माइग्रेटों की संख्या थी वो 15.3 मिलियन थी, और 2019 में जो रिपोर्ट आई है इसमें माइग्रेट की जो संख्या है वो 7.3 मिलियन है। अर्थात विश्व में सबसे ज्यादा जो माइग्रेट है वो कहां पे आ रहे हैं, इंडिया पे आए। इसलिए इस पर सवाल बनने के चांसेस उत्तर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में है। इसको जारी कौन करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिपार्टमेंट। ये आपका इंटरनेशनल माइग्रेट स्टॉक 2009। तो इसमें फर्स्ट नंबर पर भारत है और सेकंड नंबर पर आपका मैक्सिको। नेक्स्ट सवाल पे हम डिस्कस करते हैं। एक स्कीम पर सवाल पूछा गया है, वो स्कीम है वन स्टॉप सेंटर। वन स्टॉप सेंटर स्कीम क्या है, ये स्कीम महिलाओं से संबंधित है। जो महिलाएं वायलेंस के द्वारा पीड़ित होती हैं, उनको एक ही स्थान पर सर्विस सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके, जिससे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। भारत एक पैट्रियार्किक सोसाइटी है, जहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी होने के कारण काफ़ी तरह की परेशानी महिलाओं को उठानी पड़ती है। इसके परिप्रेक्ष्य में महिला बाल कल्याण मंत्रालय के द्वारा वन स्टॉप सेंटर स्कीम की शुरुआत की गई। इस स्कीम के तहत यदि कोई महिलाएं किसी भी प्रकार के वायलेंस से प्रभावित होती हैं तो उनको चाइल्ड डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोटेक्शन दिया जाएगा, और उनको जहां पर वो हैं वहीं पर उनको वो प्रोटेक्शन अवेलेबल होगा। और ये सपोर्ट जो 18 वर्ष से नीचे हैं, अर्थात एबव 18 ईयर्स नहीं, बिलो 18 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट, ये जो वन स्टॉप स्कीम सेंटर है, इस स्कीम को उषा मेहता कमीशन के माध्यम से रिकमेंड किया गया और इस स्कीम को चलाया गया। इसमें जो फाइनेंस होगा, ये फाइनेंस निर्भया फंड के माध्यम से होगा, जिसका गठन सरकार के द्वारा किया गया, और ये 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अर्थात सेंटर इसको 100% क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। कैसा, फाइनेंस प्रोवाइड करेगी। और ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, अर्थात वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये स्टेटमेंट क्या सही है। दूसरा है, इट विल सपोर्ट ऑल वुमेन अबव 18 ईयर्स ऑफ एज अफेक्टेड बाय वायलेंस इन बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक स्पेस। तो ये अबव नहीं होगा, ये यहां पर बिलो होगा, अर्थात 18 साल के नीचे की जो महिलाएं हैं उनको भी क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रदान करेगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2009। बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, बहुत ज्यादा इश्यू में रहा ये मुद्दा, और इस मुद्दे में खासियत क्या थी, इसके कुछ हम कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन पर भी जाएंगे, और फिर हम उसके कुछ एक्ट के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जो भारत में सिटीजनशिप जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है, वो आर्टिकल 5 to 11 तक है। और ये सिटीजनशिप एक्ट भी बनाया गया जो 1955 में बना, सिटीजनशिप एक्ट। इसी में अमेंड किया गया 2019 में।
इसके तहत यह कहा गया कि भारत में कोई भी व्यक्ति कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकता है और उसके क्या आधार हैं। तो उस आधार पर कहा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भारत में जन्म लिया हो या तो कोई उसकी पैतृक व्यक्ति से उसका संपर्क हो, और तीसरा या तो वह भारत में कुछ समय तक समय व्यतीत करे, इस आधार पर उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। फिर उसके बाद कोई भी व्यक्ति अगर इलीगल माइग्रेट, क्या होता है इलीगल सिटीजनशिप, क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर भारत का पासपोर्ट धारण, बिना पासपोर्ट धारण किए या बिना वीजा के भारत में प्रवेश करता है। दूसरा, यदि वह वीजा या पासपोर्ट धारण तो करता है लेकिन उस वीजा और पासपोर्ट की दी जाने वाली अवधि के बियॉन्ड भी वो भारत में रहता है, तो ऐसी स्थिति में उसको हम अवैध नागरिक कहेंगे। 2019 में के माध्यम से यह प्रोवाइड किया गया कि कुछ जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हैं, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसके अंतर्गत हिंदू, क्रिश्चियन, पारसीक, जैन, एक्सेप्ट मुस्लिम, मुस्लिम को छोड़कर जितने भी लोग हैं उनको क्या दिया जाएगा, भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। दूसरा, यदि वो भारत में 31 दिसंबर 2014 तक या उसके पहले 14 तक या उसके पहले भारत में आए हैं तो वो क्या माने जाएंगे, भारत के नागरिक माने जाएंगे। अगला, ये जो एक्ट है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जो एक्ट है ये है 6th शेड्यूल, अर्थात असम के जो ट्राइबल एरिया हैं, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में लागू नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त कुछ वेस्ट बंगाल के भी कुछ एरियाज हैं और अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरिया में भी ये लागू नहीं होंगे, जहां पर इनर परमिट की व्यवस्था है। इसका प्रभाव क्या होगा, इसका प्रभाव होगा कि वो नागरिक जो भारत में अभी तक अवैध थे वो क्या हो गए, भारत के सिटीजन हो गए। दूसरा, यदि उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार के इलीगल सिटीजनशिप से संबंधित कोई कार्रवाई चल रही है तो ऐसी स्थिति में वो मुकदमे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो अब देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला है, ऑल लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट इलीगल माइग्रेट कंसर्निंग देयर इलीगल माइग्रेशन विल बी क्लोज्ड ऑन एक्वायरिंग सिटीजनशिप, ये स्टेटमेंट राइट है। दूसरा है, द पीरियड ऑफ नेचुरलाइजेशन ऑफ पर्सन रिक्वायरिंग द सिटीजनशिप हैज बीन रिड्यूस्ड टू 5 ईयर्स। पहले ये 6 ईयर था, अब इसको रिड्यूस करके 5 ईयर्स कर दिया गया है। द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप इलीगल माइग्रेट विल नॉट अप्लाई द ट्राइबल एरियाज ऑफ 6th शेड्यूल द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब जो इलीगल माइग्रेट हैं जो 6th शेड्यूल में रहते हैं, अर्थात असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में, उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा 1, 2 और 3 है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सरकार 2020। तो 2020 के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह घोषणा की गई कि 2022 तक भारत में जो किसान हैं उनकी आय के या इनकम को क्या किया जाएगा, दोगुना किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो स्कीम है वो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो इसका पहला ऑप्शन ये समझ जाएंगे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। फिर ये कहता क्या है कि इट एम्स टू डबल द फार्मर इनकम बाय 2022 थ्रू कोऑपरेटिव, ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा कहता है कि द नेशन कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज बीन लॉन्च्ड। अब ये क्वेश्चन बनता है कि द नेशन कोऑपरेटिव डेवलपमेंट ये है क्या। ये 1963 में एक एक्ट पास किया गया, नेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक्ट। ये कब पास किया गया, 1963 में। और 1963 में नेशनल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी का गठन किया गया, एक स्टेब्लिश किया गया, और इसके माध्यम से ये किसानों के संबंधित जो कॉर्पोरेशन के संबंधित हैं उसको ये सॉल्व करेगा। तो इसका स्टेटमेंट होगा बोथ एंड 1 एंड 2 और करेक्ट। हाल ही में स्टैटिक इकोनॉमिक डायलॉग समटाइम इन न्यूज इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेगोशिएशन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। देखिए, स्टैटिक जो इकोनॉमिक डायलॉग है ये इंडिया और चाइना
दोनों के बीच शुरू किया गया, और दोनों की प्लानिंग कमीशन जो होती है, जैसे भारत में कौन है प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, वैसे चाइना में भी डेवलपमेंट प्लानिंग कमीशन है। और वो चाइना दोनों क्या करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, एनर्जी, एक्सेट्रा, जितनी भी चीजें हैं उसके लिए क्या करेंगे, आपस में बात करेंगे कैसे अपने राष्ट्र में एक राष्ट्र में दूसरे राष्ट्र के इकोनॉमिक पार्टनरशिप डायलॉग को इंक्रीज किया जाए, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। ये एक प्लानिंग डायलॉग है जिसमें भारत और चाइना दोनों के प्लानिंग जो कमीशंस हैं वो आपस में बैठकर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द बैग अवॉर्डेड नेहरू नून एग्रीमेंट। नेहरू नून एग्रीमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट, यू हैव हर्ड अबाउट इन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज नेहरू नून एग्रीमेंट? नेहरू नून एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसके माध्यम से संविधान में यह व्यवस्था की गई कि यदि भारत किसी दूसरे राष्ट्र से अपने जमीन का हस्तांतरण करता है, अर्थात बेरुवारी के बाद में, तो वह हस्तांतरण सिंपल मेजॉरिटी से नहीं होगा, सामान्य बहुमत से नहीं होगा, बल्कि उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं करेंगे तब तक आप भारत की जमीन किसी दूसरे राष्ट्र को नहीं दे सकते, अर्थात आपको किसी अन्य राष्ट्र को अपनी जमीन देने के लिए दूसरों को देना पड़ेगा। तो नेहरू नून एग्रीमेंट ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच हुआ 1958 में। जब 1950 में भारत और पाकिस्तान का बाउंड्री डेवलप हुआ तो रेड क्लिफ के माध्यम से क्या हुआ, दोनों में बाउंड्री का डिसीजन हुआ। और उसके बाद ईस्ट जो बांग्लादेश था, जहां बांग्लादेश था वहां पर नेहरू और नून की बैठक हुई, उसके माध्यम से जो बॉर्डर डिस्प्यूट थी उसकी बात आई। तो इसको लेकर 900 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो भारत और बांग्लादेश के बीच जो जमीन का हस्तांतरण हुआ वो नेहरू नून एग्रीमेंट के ही परिप्रेक्ष्य में था, जिसमें भारत में कुछ कॉलोनियां जो बांग्लादेश की थी और बांग्लादेश की कुछ कॉलोनियां जो भारत में थी, दोनों का हस्तांतरण हुआ। अर्थात भारत इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से ही अपनी जमीन किसी दूसरे राष्ट्र को दे सकता है। और यह वाद था बेरुवारी का बाद जो 1960 में डिसाइड हुआ था। थैंक यू। इतने ही करंट के सवाल थे जो हमने आपसे डिस्कस किए। आप लोग आगे भी क्लास में जुड़ते रहिए।